बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का, लेजिस्लेचर, उस पर बात करने जा रहे हैं। और इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे लेजिस्लेचर जो है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की, किसी भी स्टेट की और किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के तौर पे जो है वो कंसिडर की जाती है। हमेशा की तरह एक आउटलाइन आपके सामने, सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा, इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा कि लेजिस्लेचर होती क्या है, इसके फंक्शंस को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इसकी मल्टीपल जो टाइप्स हैं उनको मैं ब्रीफली आपके सामने रखूंगा, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आपको बताऊंगा। और दो टाइप्स हैं, यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर। और फिर मैं इसकी कंक्लूजन की तरफ आऊँगा और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे कैसे सवाल आपके पेपर में आ सकता है। और इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो CSS का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपने एज़ पर सिलेबस इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, तो आप मेरी यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं और नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर ऑफ टुडे, लेजिस्लेचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि तीन आर्गन्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के। एक उसका लेजिस्लेचर होता है, एक उसका एग्जीक्यूटिव होता है और थर्ड वन उसकी जुडिशरी होती है। मैंने इन पे लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो क्या है, इसको देखते हैं। द लेजिस्लेचर में बी डिफाइंड एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन that consist of the people's representatives who enact, omits and amend laws according to the needs and desire of the common people। तो यानी ये एक ऐसा अदारा होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके मेंबर्स कौन होते हैं? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों के नुमाइंदे होते हैं, आम पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं। उनका काम क्या होता है? इनेक्ट करना, ओमिट करना, अमेंडमेंट करना, लॉज की और बिल्स पास करना और लेजिस्लेशन करना। और वो किसके लिए करना? कॉमन पीपल की, आम लोगों की जो है नीड्स और डिज़ायर्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो यानी लेजिस्लेचर एक ऐसा एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो कि लेजिस्लेशन करता है। और उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो वो पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वहाँ पे काम करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द क्रूशल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और दो टाइप इसकी होती हैं, एक होता है यूनिकैमरल और दूसरा है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। The legislature consists of one house is known as unicameral and the legislature consists of two houses is known as bicameral। तो जैसे यानी अगर कोई भी ऐसा लेजिस्लेचर जो एक हाउस पे मुश्तमिल होगा उसको यूनिकैमरल कहेंगे, जबकि अगर कोई दो हाउसेज पे मुश्तमिल होगा, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली जैसे पाकिस्तान की है, तो और जैसे इंडिया की है राज्यसभा और लोकसभा, तो ये बाईकैमरल है। ठीक है जी। और जहाँ पे कोई एक ही हाउस होगा तो उसको यूनिकैमरल कहा जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है और अब हम इनको भी आगे जाके देखेंगे। फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। In the present modern and complex world, the function of the different branches of government has expanded much. Different states' legislature have different functions. There are various functions that are performed by the legislature. In some countries, it is just like that of a consultative assembly, like that of Iran and Afghanistan and Russia। तो कई जगहों पे यानी इसके लेजिस्लेचर के पास बहुत सारे इख्तियार होते हैं, प्रैक्टिकली वो हर चीज़ को देख रहे होते हैं। और कई जगह पे लेजिस्लेचर के पास बड़े महदूद किस्म के इख्तियारात होते हैं और वो एडवाइजरी उनका एक पास रोल होता है। तो जहाँ पे लिमिटेड रोल है वो ईरान आपके सामने है, अफ़गानिस्तान सामने है, रशिया सामने है, जहाँ पे एक्चुअली इख्तियारात जो है उनकी उनके प्रेसिडेंट और उनके जो है आप कह सकते हैं कि जो जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके पास होते हैं, उनकी एक सुप्रीम काउंसिल होती है उसके पास होते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं होता। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और कंट्रीज़ देखें तो वहाँ पे बड़ा की रोल होता है लेजिस्लेचर का, क्योंकि वहाँ का जो उस लेजिस्लेचर का इलेक्टेड मेंबर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर की फॉर्म में हर चीज़ के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है।
सबसे इम्पोर्टेंट काम लेजिस्लेचर का क्या है? लेजिस्लेशन करना, फार्मुलेट करना, न्यू लॉज को अमेंड करना और रिपील करना पुराने लॉज को, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल्स एंड पासिस थ्रू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो ये भी लेजिस्लेचर का एक इम्पोर्टेंट काम है। लॉज प्लेज रोल इन द जनरल रूटीन made by this house, law making with deliberation. While formulating new laws, the behavior of the people has to kept in mind. तो जो भी लॉ यानी ये लेजिस्लेचर बनाती है, कानून साजी करती है, कोई नया बिल पास करती है, तो लोगों की ख्वाहिशात, लोगों के मिजाज और लोगों की जो क्या नीड्स और डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको देखते हुए लेजिस्लेचर जो है वो बनाती है। और लेजिस्लेशन ही लेजिस्लेचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। फाइनेंशियल फंक्शन कैसे हो सकता है कि नेशनल पॉलिसीज कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर, यानी आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट भी वहीं पे पास करेगा और वो बजट पेश करेगा तो उन्हीं अपने पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगा। और अपने कोई ऐसा बिल होगा जहाँ पे टैक्स लगा दिया गया है, कोई नया जो है वो रेवेन्यू सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले उसकी समरी कहाँ पे आएगी, वो भी इसी यानी लेजिस्लेचर के अंदर आएगी। डिस्कशन होगी, उसके बाद वोटिंग होगी और उसके नतीजे में जो है वो कोई इस तरह का फाइनेंशियल डिसीजन भी लेजिस्लेचर के थ्रू ही हो के आएगा। बजट भी जो है वो लेजिस्लेचर ही पास करती है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी बजट जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रोल होता है लेजिस्लेचर। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव्स स्पेशली इन कैबिनेट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म। कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। Cabinet members are taken from the legislature and they participate in discussion and cabinet members answer their questions. तो ये नहीं, एक तरफ जो आप कह सकते हैं कि बजट की फॉर्म में इकोनॉमिक डिसीजंस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे या वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर भी आंसरेबल होता है, वहाँ पे जो है कैबिनेट मेंबर्स भी आंसरेबल होते हैं। कोई नया ऑपरेशन करना है, कोई नया काम करना है, कोई नई एक्टिविटी करनी है, कोई नया आप कह सकते हैं कोई ये नहीं कोई इस तरह का एक्शन लेना है जिससे स्टेट का जो है या उस कंट्री का जो है एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्ट करे, कोई नया आप कह सकते हैं कि कोई पॉलिसी वज़ा करनी है, कोई पाबंदी लगानी है किसी चीज़ पे, तो वो सारी चीज़ें इसी लेजिस्लेचर में आफ्टर डिस्कशन जो है वो पास होती हैं और उनकी इजाज़त दी जाती है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। के जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी जो अमेंडमेंट है वो कहाँ से होगी, वो लेजिस्लेचर से होगी। जुडिशरी जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है, एग्जेक्टिव भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को दे के अपने इख्तियारात यूज़ करते हैं, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला भी लेजिस्लेचर है, उसके अंदर अमेंडमेंट करने वाला भी ये हाउस ही होता है, ये ऑर्गन ही होता है जो कि लेजिस्लेचर कहलाता है। मज़ीद आगे बढ़ें तो सिलेक्टिव रोल्स यानी हर जगह पे वेरी करते हैं। जैसे मैंने पहले बात बताई कि यूएसए के अंदर इफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज नॉट क्लियर एंड डू नॉट हैव अ क्लियर कट मेजॉरिटी, देन इट इज़ कांग्रेस हु सिलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इस हाउस का भी आप एक इम्पॉर्टेंट रोल देख लें। पाकिस्तानी लेजिस्लेचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्टिंग अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो प्रेसिडेंट कैसे मुंतखब होता है दोनों हाउसेज की, और एक जो प्रोविजनल असम्बलीज हैं उनके मेंबर्स का एक रेशो बनता है, कम्बिनेशन बनता है, उसके नतीजे में प्रेसिडेंट की सिलेक्शन होती है। तो यूएसए के अंदर देखें कि अगर क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कांग्रेस रोल प्ले करती है। इसी तरह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर भी लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। 6 नंबर पे है सोर्स ऑफ टू वे प्रोसेस, ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, वेंटिलेट the grievances of the common people, discussion on the problems of the people, policies transmission of government to the people. 7th पे जी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ठीक है जी। फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर प्रोवाइड स्किल एक्सपीरियंस इन ट्रेंड लीडरशिप, अवेयर ऑफ द ऑल अबव मेंशन पॉइंट्स, नाउ हाउ ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स। मेन स्ट्रीम के अंदर आके पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी लोगों की होती है, पॉलिटिशियंस की भी होती है, और एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी डेवलप होता है इस लेजिस्लेचर के थ्रू और इस लेजिस्लेचर के इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, टाइप्स पे बात करते हैं। यूनिकैमरल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल हाउस और अ सिंगल चैम्बर।
This type of legislature is often formed the unitary form of states. Members of such legislatures are elected through general elections. Till the 18th century and even up to the very half of the 19th century, it was much popular, and still it does exist in various states like Iran and Turkey. ठीक है जी. Most favorable chamber and best suited in multiracial states. अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देख लेते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के. कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती, सिंपल हाउस होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वोल पावर इसी हाउस को मिली होती है. इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल एंड अंडर कम्प्रीहेंशन. Similarly, its simplicity increases its output and the quality of the legislation. Less expensive and saves the national purse. तो सिंपली ये नहीं, एक हाउस होगा तो वहाँ पे जो है एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई ये नहीं, दो हाउसेज का कंपैरिजन नहीं होगा, पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला तय नहीं करना पड़ेगा. सिंपली एक हाउस है, उसी के पास सारा अख्तियार है, उसी ने डिसाइड करना है, वही लेजिस्लेचर है, वही आपका जो है बिल पास करेगा, वहीं से अप्रूव होंगे, वहीं से डिसअप्रूव होंगे. तो जैसे सेनेट और जब पार्लियामेंट होता है तो फिर दोनों जगहों पे डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं और एक बिल दूसरे के पास जाता है और फिर दोनों जगह से पास होना ज़रूरी होता है और हर एक के अपने इख्तियारात हैं. तो पावर का भी कोई यहाँ पे जो है डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हाउस ही एक होगा तो सारा कुछ उसी ने करना है. Unicameralism is democratic. There should be only one will and that will should be representative by the one house of that state. तो फर्दर इसकी कुछ और मेरिट्स हैं वो आप स्टडी कर लीजिएगा, वो जो वन बाय वन आपके सामने आ रही हैं, मैं इनको जस्ट गो थ्रू कर देता हूँ. थर्ड और फोर्थ पे जी, यूनिकैमरलिज्म प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज. तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि डुप्लीकेशन नहीं होती, सिंगल हाउस है वही सब कुछ करेगा. द डिफेक्ट्स ऑफ यूनिकैमरलिज्म आर रेमेडिएबल एंड नॉन एग्जिस्टेंट. ठीक है जी. 7th पे अगेन एक और ऐसा टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यानी एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि जी इसी हाउस ने सब कुछ करना है और यही वाहिद हाउस है कि जिसके पास फिक्स्ड एंड फोकस्ड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसी ने डिसीजंस करने हैं, उसी ने लेजिस्लेशन करनी है और उसी ने जो है बिल्स पास करने हैं. अच्छा जी, अब हम डीमेरिट्स पे बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई. लेजिस्लेचर क्या है? कानून साज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोगों के नुमाइंदे आते हैं, काम क्या करते हैं, लॉज पास करते हैं, बिल पास करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं. किसके लिए? लोगों के लिए, आम और पब्लिक वेलफेयर के लिए. फिर मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई, एक है यूनिकैमरल, दूसरी है बाई कैमरल. यूनिकैमरल क्या होती है? जहाँ पे वन हाउस होता है. बाई कैमरल क्या है? जहाँ पे टू हाउसेज होते हैं. एक आपका सेनेट होता है, दूसरा आपका जो है नेशनल असेंबली होता है. जैसे लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है इंडिया के अंदर. और फिर उसके बाद मैंने आपको यूनिकैमरल की कुछ जो है फीचर्स बताए, अब मैं उसके डीमेरिट्स बताने जा रहा हूँ. ठीक है जी. यूनिकैमरल में और क्या है जी डीमेरिट्स के अंदर के? इसके डिसीजन जो है ना वो उनकी वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं, जैसे कि the quality is sometimes poor, unilateral actions and decisions, no check over decisions reduces the pressure of the work. यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सेनेट है ना, वो सेनेट का हर जगह पे एक स्पेशल मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि उनकी जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं. वो जब किसी चीज़ को काउंटर करते हैं, किसी बिल को असेस करते हैं, तो उनकी ऑब्जर्वेशन के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें बहुत मैच्योर हो जाती हैं. जबकि कहीं पे अगर इस तरह का सेनेट नहीं होगा, सिर्फ नेशनल असेंबली टाइप का एक हाउस होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो क्वालिटी है वो ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि एक ही हाउस होगा, उसी ने सब कुछ देखना है करना है. उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उसको भी कोई जो है वो गाइड करने वाला नहीं होगा, या उन चीज़ों को, उनके एक्शंस को या एक्टिविटीज़ को कोई रिव्यू करने वाला नहीं होगा.
तो उसके जो है समटाइम्स जो क्वालिटी है, जो जो उनकी जिम्मेदारी है, वो भी जो है वो कह सकते हैं कि पुअर होंगी। डिस्पोटिक एटीट्यूड लीड्स टू डिक्टेटरशिप ऑफ सिंगल हाउस, यानी एक ही हाउस है वही सब कुछ करेगा। Executive prestige is confined. Similarly, powers are in hands of one house, less individual liberty. ठीक है जी। नो रिवीजन ऑफ बिल्स, जैसे यानी समटाइम्स कई जगह पे होता है कि कोई बिल जो है नेशनल असेंबली से पास हो या सेनेट में जाके किसी और पार्टी वहाँ पे ज़्यादा जो है वो रेशो होती है जो अपोजिशन की होती है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे लोग होते हैं जो उस बिल को पास नहीं करते उसमें कुछ फ्लास देख के, लेकिन अगर वो दो हाउसेज नहीं होंगे, एक ही हाउस होगा, तो वो कोई भी बिल पास कर देंगे। और वो सही है गलत है उसके रिव्यू को, उसके अंदर एडिशन को कोई भी नहीं देखेगा। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे एक डिक्टेटर टाइप का एक सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा। अगेंस्ट द फेडरल सेटअप, द एब्सेंस ऑफ द अपर हाउस ब्रिंग्स इनइक्वालिटी बिटवीन द फेडरल यूनिट्स। Federal units brings clashes of interest between the units. Representations lack in resource distribution and federal does not suit a single chamber. तो फेडरल के अंदर जो है ये जो है सेटअप यूनिकैमरलिज्म का सूटेबल नहीं होता। नो हाईली एजुकेटेड कैंडिडेट, जैसे मैंने बताया कि एक हाउस होगा तो वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे दूसरा हाउस नहीं होगा, सेनेटर्स या एक्सपर्ट्स या टेक्नोक्रेट्स नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो है उस तरह से एक कम्बिनेशन नहीं होगा मल्टीपल थॉट्स के वाले लोगों का। और अल्टीमेटली क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लैक ऑफ स्किल की वजह से, एजुकेशन की वजह से या नॉलेज की वजह से जो है वो डेवलप हो जाएंगी। रश वर्क होगा, ठीक है जी, एक्सटेंसिव वहाँ पे काम होगा क्योंकि हाउस ही एक है। अब हम बाई कैमरल कैमरल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बाई कैमरल क्या है जी, जिसके दो में चैम्बर होते हैं। मैं इस चीज़ को दो बार बता चुका हूँ। दो हाउसेज वाला सिस्टम क्या कहलाता है, बाई कैमरलिज्म। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में जस्ट स्लाइड गुजार लेता हूँ, पास करके आप रीड कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे पॉइंट ऐड किए हुए हैं, और स्लाइड के अंदर आमतौर पे जो है वो इस तरह से ज़्यादा डाटा डालने की ज़रूरत ये होती, वजह ये होती है कि आपके पास एक रीडिंग मटेरियल भी हो जाए और आप इसको अगर प्रिंट भी कर लें तो वहाँ पे भी आपके पास एक जो है वो डाटा बिल्ड हो जाए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, कि एक तरफ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और दूसरी तरफ आपके पास डाटा भी हो। मेरिट ऑफ के बाइकैमरलिज्म क्या है जी, एन एंड ऑफ डिस्पोटिज्म, और इट प्रिवेंट्स हैजी लेजिस्लेशन। और जैसे ये नहीं, मैंने आपको यूनिकैमरल की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इसके मेरिट्स बताएं और डीमेरिट्स। जब स्पेशली मैंने उसके डीमेरिट्स बताए ना, तो आप उन डीमेरिट्स के अपोजिट करके उसके सारे मेरिट्स की फॉर्म में बाइकैमरलिज्म की चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे वहाँ पे यानी मैंने एक डीमेरिट लिखा था जी कि एजुकेटेड लोग वहाँ पे नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। तो बाइकैमरल का यानी यही फीचर है कि यहाँ पे सेनेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। वहाँ पे मैंने बताया थी कि वो डिक्टेटरशिप टाइप का सिस्टम है। उसका अपोजिट क्या है कि बाइकैमरल में दो हाउसेज एक दूसरे को जो है वो एक कोऑर्डिनेट करके चल रहे होते हैं, डिपेंडेंसी एक हाउस पे नहीं होती। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो है वो एक बस एक ही हाउस है, उसी ने सारे डिसीजन करने हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट इम्प्रूवमेंट करने वाला चेक एंड बैलेंस वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो वो उसका फ्लॉ था, लेकिन वो इसका फीचर है बाइकैमरल का, कि बाइकैमरल में जो दो हाउसेज हैं वो डिफरेंट पेज में उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, और उसमें एक बिल हो सकता है एक जगह पास हो जाए लेकिन दूसरी जगह जाके उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है रिमूव हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ऐड हो जाएं और इम्प्रूवमेंट आ जाए किसी भी लेजिस्लेशन की किसी भी बिल की। तो ये यानी ऑब्वियसली इसके मेरिट्स हैं बाइकैमरलिज्म के। ठीक है जी। रिव्यू है, रिडक्शन ऑफ रश आवर है, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द नेशन है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वो बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो डेमोक्रेट वो यानी डिक्टेटरशिप को जो है वो एक उसकी रिफ्लेक्शन करता है, लेकिन बाइकैमरल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिप्रेजेंटेटिव है फेडरल सिस्टम का। ठीक है जी। तो डीमेरिट्स में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि
दो हाउसेज में डिफरेंट यानी पावर पॉलिटिक्स रहेगी और यकसुई नहीं होगी। फिर जो है उसको आप मज़ीद चीज़ें डिमेरिट्स में ये लिंक कर सकते हैं कि यानी मिसाल के तौर पे एक हाउस के अंदर एक जो हो सकता है जो रेशो हो वो पार्टी ए के पास 60% हो, पार्टी बी के पास 20% हो, पार्टी सी के पास भी जो है वो 10% हो, पार्टी डी के पास भी 10% हो। ये प्रोपोर्शन अगर नेशनल असेंबली के अंदर है तो अब सेनेट में आ जाए तो हो सकता है जो पार्टी ए है उसके पास 40% हो, पार्टी बी के पास 20% हो, पार्टी सी के पास भी 20% हो, पार्टी डी के पास भी 20% हो। तो वहाँ पे जो रेशो होगी वो क्या होगी कि हो सकता है जो बी सी एंड डी है वो मिलके वहाँ पे मेजोरिटी में हो, जबकि जो यूनिकैमरल है नेशनल असेंबली है वहाँ पे जाके रेशो पार्टी ये वहाँ पे हायर पोजीशन पे है और सेनेट के अंदर जो है बी सी एंड डी जो है वो मैक्सिमम नंबर्स लेके बैठे हुए हैं। तो कोई बिल वहाँ पे पास हो जाएगा तो यहाँ पे उस पर एतराज़ात होंगे। तो समटाइम्स इस तरह का इशू होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सेनेट की जो इलेक्शंस है उसका एक अलग प्रोसीजर है। समटाइम्स जो गवर्नमेंट होती है उसके बहुत ज़्यादा हायर नंबर्स नहीं होते सेनेट के अंदर, तो फिर वो नेशनल असेंबली से तो बिल पास करा लेते हैं लेकिन सेनेट में जाके वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो इससे क्या होता है एक क्लैश बन जाती है और चीज़ों समटाइम्स स्लो डाउन हो जाती हैं। ये इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट है। और पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को मज़ीद जो है वो पाकिस्तान का सिस्टम देखकर आप ये चीज़ समझ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले लेजिस्लेचर की डेफिनेशन पढ़ी और ये क्या है, इसकी टाइप्स दो देख लिए जी, यूनिकैमरल बाइकैमरल। इसके फंक्शंस हमने देख लिए और फिर उसके बाद हमने इसकी यूनिकैमरल को अलग से देख लिया और फिर बायोकैमरल को अलग से देख लिया है। सो आई बिलीव आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस तरह के सवाल आमतौर पे एग्ज़ाम के अंदर 10 नंबर 10 मार्क्स के तौर पे पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारी आसान चीज़ें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम के अंदर आप सवाल को देख कर आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कैसे प्रोलॉन्ग करके ये एक यूज़लेस वे में नहीं बल्कि प्रोलॉन्ग करके एक कम्प्रिहेंसिव वे में कैसे इस डेटा को मल्टीपल टाइम मल्टीपल वेज में यूज़ करते हैं और अपने कंटेंट में भी अपने मेटेरियल में भी इजाफा करते हैं और उसकी क्वालिटी भी ड्रॉप नहीं होने देते। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़ी आसान चीज़ें मिसाल के तौर पे सवाल आएगा तो ये एक ऐसा सवाल है जिसको आप एक सफ़े में भी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपने मार्क्स भी अचीव करने हैं, आपका डाटा भी अच्छा होना चाहिए, आपके क्वेश्चन की अटैम्प्ट भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन भी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो आपने फिर खुद डिसाइड करना है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपने उसको कैसे एक्सपेंड करना है और कैसे एग्ज़ाम के अंदर जो है लिखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस तरह के टॉपिक्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।